कौन होगा विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का दावेदार। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर सस्पेंस बरकरार है कि आखिर विपक्षी दल पीएम पद की दावेदारी के लिए किसको आगे करेगा। जहां आप एक तरफ देख रहे होंगे बिहार की सियासत में लालू वर्सेस कांग्रेस आमने सामने है, तो वही महाराष्ट्र की सियासत में भी एमवीए में काफी उथल पुथल चल रही है। तो दूसरी तरफ दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बड़ा माहौल कहीं ना कहीं खड़ा करती नजर आई, और वहीं हमने ममता बनर्जी का फैसला भी देखा कि उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया। दूसरी तरफ राहुल, सोनिया, प्रियंका इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं कि आखिर उनका पीएम कैंडिडेट कौन होगा। तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है, जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, कितने फेज में चुनाव होंगे, किस सीट पर कब चुनाव होना, ये सब कुछ तय हो चुका है। बीच में आपने भी ये खबरें सुनी होंगी कि आचार संहिता लागू होने के बाद इंडिया अलायंस मायावती को अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने का मन बना रहा था। जैसा कि आप भी जानते हैं कि विपक्ष और पक्ष के बीच आपस में कितनी खींचतान हुई थी इस बात को लेकर, जहां पर लगातार एनडीए ने एक ही सवाल पूछा कि जो इंडिया अलायंस की बारात तैयार हो रही है उसके दूल्हा कौन है, कौन यहां पर पीएम मोदी को चुनौती देगा। लेकिन इस बात पर से पर्दा नहीं उठाया इंडिया अलायंस ने। कई खबरें इस तरफ इशारा कर रही थी कि मायावती को ही पीएम पद का दावेदार इस वजह से बनाया जाएगा कि पीएम मोदी के खिलाफ पहले तो महिला वोट बैंक को मजबूत करने के लिए मायावती को आए करके महिला कार्ड खेला जाएगा, दूसरा दलित कार्ड खेला जाएगा, तीसरा ये कि पूरा विपक्ष फिर पीएम मोदी के राजनीतिक समीकरण को गड़बड़ाने के लिए मायावती के नाम को आगे करते। क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी कहना था कि अगर मायावती पहले ही इंडिया अलायंस के साथ जुड़ जाती और उनको पीएम फेस बना दिया जाता तो वहां पक्ष की तरफ से इन पर दबाव डाला जाता, ईडी सीबीआई इनके पीछे भी लगा दी जाती, जिसकी वजह से मायावती बुरे तरीके से फंस जाती। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद पक्ष की पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती, ऐसी खबरें थीं। लेकिन इस मसले पर मध्य प्रदेश की बसपा के बड़े नेता ने सारी तस्वीर साफ करते हुए कहा था कि जो कुछ भी मायावती को इंडिया का पीएम फेस बनाने को लेकर खबरें उठी थी वह महज अफवाह थी, सिर्फ और सिर्फ कयासों पर वह खबरें थी, अफवाह था, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि पहले तो बहन जी ने यह फैसला लिया था कि वह इस बार का चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। फिर दूसरी तरफ बसपा के अंदर खाने भी ये खबरें काफी चर्चाओं का विषय बनी थी कि उनको पता था कि विपक्ष कितना ही मजबूती से चुनाव लड़ने की बात करे, लेकिन वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार का नाम अनाउंस नहीं करेंगे। जबकि मायावती की नज़र सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पीएम कुर्सी पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में जातिगत समीकरण को आधार बनाते हुए बड़ा फैसला लिया और शुरुआत में जो उम्मीदवार उतारे वह पूरा के पूरे जातिगत समीकरण पर आधारित हैं। और भाजपा और सपा के लिए भी बड़ी चुनौती पैदा कर दी है मायावती ने। काफी चुनौती बसपा के लिए भी बनी, लेकिन मायावती ने भी इन दलों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बात आती है कि किस तरीके से जो बहुमत का आंकड़ा 272 का है, अगर उसके लिए भी मायावती को कम से कम 35-40 सीटें निकालनी पड़ी तो क्या वह काफी रहेगा बाकी दलों से हाथ मिलाकर अपने आप को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे करने के लिए। क्योंकि 272 प्लस बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा है किस तरीके से कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से माहौल बनाया वह चर्चाओं का विषय बना। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि बाकी पार्टियां भी आगे बढ़ती नजर आएं। ये आरोप उन पर नीतीश कुमार ने भी लगाए थे, यह आरोप उन पर देखा जाए तो ममता बनर्जी ने भी लगाए। यही आरोप हमने देखा था कि अखिलेश यादव भी लगाते नजर आए थे शुरुआत में, जब उनको मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के वक्त कहीं ना कहीं सीटें नहीं मिली थी। तो कांग्रेस पर यह आरोप लगे थे कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उनको बाकी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहिए था। जबकि बाकी पार्टियां तो सहमत थी कि अगर पीएम पद का दावेदार चुन रहे हैं तो कांग्रेस से ही चुन ले, जिसमें उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी किसी और के पास ये पद जाता नहीं देखना चाहते। उनकी पहली तो विचारधारा यही है कि भाजपा को किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस की ये फैसला है, ये फैसले एनडीए को ही मजबूती दे रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता जमीनी स्तर पर यही कह रहे हैं कि पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए पूरा विपक्ष एक हो रहा है, लेकिन विपक्ष की एकता नजर नहीं आ रही। तो ये बात हकीकत है कि विपक्ष एक तो हुआ, लेकिन एकता उतनी नजर नहीं आई। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे, भले ही दिल्ली से जुड़े मामले से जुड़े पीछे हों, लेकिन स्मृति ईरानी ने खुद खुलासा किया था कि पहले कांग्रेस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किए थे, उसके बाद ही जांच शुरू हुई
हुई थी। हम बीजेपी का हाथ नहीं था, इसमें कांग्रेस का हाथ था, क्योंकि दिल्ली में पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस दिल्ली में सत्ता वापसी की ओर देख रही थी। इस वजह से उन्होंने केजरीवाल को फंसाया। तो ऐसे करके कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगे। मायावती भी ये बात भली भांति जानती है कि कांग्रेस के साथ इस वक्त जो भी पार्टियां हाथ मिला रही हैं, आने वाले वक्त में कांग्रेस उनका यूज्ड एंड थ्रो करने वाली है, यानी इस्तेमाल करके उनको साइड कर दिया जाएगा। यही आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से लगाया था। लेकिन अब आने वाले वक्त में क्या हालात बनेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भीगी बिल्ली बनी नजर आ रही, जिसकी वजह से वह सिर्फ 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ दी। एक वक्त था जब 2009-2004 में 15-20 सीटें निकालने वाली कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश के टोटल 80 सीटों में से सिर्फ 17 सीटों पर अपने यहाँ पर प्रतिद्वंदियों को उतारेगी और बाकी सीटों पर सपा को समर्थन करेगी, जहां पर भी उनका अच्छा खासा जनाधार नहीं है। तो बसपा कहीं ना कहीं अपने शाख बचाने के लिए और कांग्रेस को दोबारा जीवंत करने के लिए खिलाफ थी। इस वजह से वह अकेले चुनाव मैदान में उतरी। लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं कि इतनी आसानी से मायावती उस पीएम कैंडिडेट की दावेदार नहीं बन सकती। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो 2 बार ही लगातार प्रधानमंत्री रहे, तीसरी बार भी काफ़ी प्रबल चांसेस हैं कि वे बनेंगे, अगर उनको चुनौती देना चाहते और ऐन वक्त पर कोई खेला करना चाहते तो मायावती को ही आगे मोर्चा संभालना होगा। अगर ऐसा कर पाने वह कामयाब रहती हैं तो इंडिया अलायंस से भी दूर रहकर इंडिया अलायंस की एक तरीके से मदद करेंगी, क्योंकि जो मकसद इंडिया अलायंस का है बीजेपी को रोकने का, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने का, अगर वही मकसद में मायावती पूरी तरीके से कामयाब होती हैं और हरा देती हैं एनडीए को, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बड़ी कहीं ना कहीं मात देती है, तो ये इंडिया अलायंस के लिए भी आसानी होगी। भले ही उनके खिलाफ माहौल बने, लेकिन जिस तरीके से मायावती के फैसले थे, शुरुआत में उनके खिलाफ कुछ कटु वचन का इस्तेमाल, कुछ ऐसे कड़े शब्द का इस्तेमाल इंडिया अलायंस ने किया। उन्होंने कहा कि अगर इतिहास देखेगा और इतिहास इस बात का गवाह बनेगा कि संविधान विरोधी पार्टियों के खिलाफ जब सभी विपक्ष एकजुट हो रहा था तो मायावती उस विपक्ष की ताकत नहीं बनी, मायावती ने उस विपक्ष का साथ नहीं दिया। जबकि हकीकत यह है कि शरद पवार, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये 3 बड़े नेता हैं इंडिया अलायंस के, जो कि नीतीश अब पाला बदल चुके हैं, लेकिन शरद और लालू साथ हैं। उन तीनों ने यही कहा कि मायावती से अभी फिलहाल बातचीत नहीं हुई, क्योंकि वो तो बीजेपी के साथ नजर आ रही हैं। बीजेपी के साथ कौन पार्टी नहीं थी, लगभग सभी पार्टियां बीजेपी के इर्द गिर्द थीं, लेकिन कोशिश की गई और उसके बाद वह सब साथ आई। जब केजरीवाल और कांग्रेस को साथ लाया जा सकता था तो बसपा और सपा को क्या साथ नहीं लाया जा सकता था? अगर बड़े सीनियर नेता बात करते तो शायद मायावती बात मानती, लेकिन फिलहाल किसी ने ये कोशिश भी नहीं करी थी। लेकिन अब इतिहास बनेगा या इतिहास रचा जाएगा पीएम मोदी के द्वारा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक सकता है तो क्या वो राहुल गांधी हैं, क्या अरविंद केजरीवाल हैं, क्या उद्धव ठाकरे हैं, या लालू यादव हैं, या फिर वो मायावती हैं, या ममता बनर्जी? ये वो बड़े नाम हमने गिनाए, इसमें अखिलेश यादव का भी नाम जोड़ लीजिए। ये बड़े नाम हमने गिनवाए जो कि अपने अपने राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं। लेकिन फिलहाल तो बसपा ही सबसे कमज़ोर नज़र आ रही है। अपने ही राज्य उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर विधानसभा की है, एमएलसी में उनका एक भी प्रत्याशी यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे नेता नहीं है। राज्यसभा की बात कर ले तो जितना कम इनका सीटें बची हैं उस हिसाब से तो आगे बढ़ पाना बहुत नामुमकिन है। तो धीरे धीरे ही बसपा का भी जनाधार घट रहा है, लेकिन बसपा को आगे पूरी कोशिश करनी होगी कि आगे किसी तरीके से अपने आप को बनाए रखें। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।